नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है दोस्तों। खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान की बात करते हैं, स्थान से 4 है, पुरस्कार से भी 4 क्वेश्चन हैं और रक्षा से भी 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। दिवस की बात करें तो दिवस से 1 क्वेश्चन लिया गया है और विविध से 11 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने एक कैलेंडर ईयर में 3 T20 शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं? ए है यशस्वी जायसवाल, बी है संजू सैमसन, सी ऑप्शन है सूर्या कुमार और डी है अभिषेक शर्मा। यानी कि एक कैलेंडर ईयर में जो T20 होता है उसमें 3 शतक बनाए हैं और अब तक का ये रिकॉर्ड है, किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बनाए हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। तो किसने बनाए हैं? संजू सैमसन ने। संजू सैमसन की बात की जाए तो ओपनर बैट्समैन है, विकेट कीपर, और ये भारत के ओपनिंग करते हैं भारत की तरफ से T20 में। और इनके द्वारा अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चल रही थी, उसमें 2 शतक और इससे पहले एक बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने शतक बनाए थे। 3 शतक बनाए हैं संजू सैमसन ने और ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो एक कैलेंडर ईयर में 3 T20 शतक बनाए हैं। ठीक है, संजू सैमसन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ए है श्रीनगर, बी है गंगटोक, सी है ईटानगर और डी है लेह। तो विश्व का होगा ये पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। तो कहां खोला जा रहा है ये? लेह में, लेह लद्दाख में। क्या उद्देश्य रहने वाला है? देश में खेलों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच ये समझौता हुआ है। इनके द्वारा ये विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर खोला जाएगा। क्लियर है? तो लेह लद्दाख में खोला जा रहा है ये। आगे देखेंगे। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ए है रमन कुमार, बी है अमनदीप जोहल, सी है विक्रम श्रीवास्तव और डी है उत्तम सिंह मुंडी। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के CEO की बात करें दोस्तों तो किसे बनाया गया है? अमनदीप जोहल को। क्या उद्देश्य रहने वाला है इनको बनाने का? कि भारत में और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना। ठीक है, और इनको बात की जाए तो अमनदीप सिंह जोहल जी को उत्तम सिंह मुंडी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी वर्तमान में जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का जो CEO है वो उत्तम सिंह मुंडी हैं। अब इनकी जगह अपने अमनदीप जोहल जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है और ये जनवरी 2025 से अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट काउंसिल का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए है सौरव गांगुली, बी है हरभजन सिंह, सी है सानिया मिर्जा और डी है बी व सी दोनों। तो भारतीय खिलाड़ी हैं दुबई स्पोर्ट काउंसिल का राजदूत नियुक्त किया गया है। वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका डी होगा, जिसमें हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को किया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य रहने वाला है? कि दुबई की वैश्विक खेल स्थल के रूप में प्रतिष्ठा को बढ़ाना और इसके खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। इसके लिए दुबई ने 4 राजदूत नियुक्त किए थे, जिसमें 2 भारतीय थे, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। हरभजन सिंह भारत के पूर्व गेंदबाज थे क्रिकेट के और सानिया मिर्जा आपको पता है टेनिस स्टार हैं भारत की। और इनके अलावा जो 2 राजदूत और नियुक्त किए गए हैं वो खबीब नूरमगोमेदोव जो कि रूसी UFC चैंपियन है और इनके अलावा पैट्रिस यूरा है जो फ्रांसीसी फुटबॉलर है। इन 4 लोगों को दुबई स्पोर्ट काउंसिल का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे।
हाल ही में 14वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है ओडिशा और डी है हरियाणा। तो 14वें नंबर की जो हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो जीती है वो किसने जीती है? ओडिशा ने। क्लियर है? हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हरियाणा को हराकर चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन जो किया गया था वो चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया था, जिसमें ओडिशा ने हरियाणा को हरा करके हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी ऑप्शन है मॉरिशस और डी है भूटान। तो नवीन राम गुलाम जी की बात की जाए तो इनको मॉरिशस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला है? ए है विनीत सक्सेना, बी है कौशिक मुखर्जी, सी है अजय पाल लांबा और डी है विवेक अग्निहोत्री। तो एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बात की जाए तो कौशिक मुखर्जी को ये पदभार दिया गया है और इनको अभी जम्मू और कश्मीर के राजौरी और जो पुंछ जिले हैं वहां पर इनको नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जे&के के राजौरी और जो पुंछ जिले पड़ते हैं वहां पर जो नियंत्रण रेखा है उसकी जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? कौशिक मुखर्जी। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है रमेश ओझा, बी है राजेंद्र कुमार सिन्हा, सी ऑप्शन है अरविंदर सिंह साहनी और डी है वी सतीश कुमार। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में तो वी सतीश कुमार थे। ठीक है, अब इनके स्थान पर अरविंदर सिंह साहनी इनको अभी इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इनके स्थान पर अब है ना, इनके स्थान पर अभी किनको बनाया गया है? अरविंद सिंह साहनी जी को। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है जस्टिस संजीव खन्ना, बी है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, सी है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और डी ऑप्शन है जस्टिस राजीव सिन्हा। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बात करें यानी कि नालसा की बात करें, इसका कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी को। संजीव खन्ना जी की बात करें तो ये भारत के सीजीआई हैं वर्तमान में, अभी पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की बात करें तो ये पूर्व सीजीआई, इनके स्थान पर ही जस्टिस संजीव खन्ना जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य संभाला है। ठीक है, तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हैं नालसा के अध्यक्ष। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग बोलते हैं के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। ए है गिरीश मुर्मू, बी है के संजय मूर्ति, सी ऑप्शन है के वेणुगोपाल और डी है संजीव त्रिपाठी। तो बताइए कैग वर्तमान में कैग के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति जी को। कैग की बात करें दोस्तों तो संविधान के आर्टिकल 148 के तहत भारत का एक कैग होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर है? क्या भूमिका होती है इनकी? यह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को लागू करता है और यह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा बात की जाए कैग की तो यह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र व दार्शनिक के रूप में भी कार्य
करता है। तो वर्तमान में जो अभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया गया है, कैग बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है? के संजय मूर्ति जी को। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में किसे अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए है मदिरा बेदी, बी है सागरिका घोष, सी ऑप्शन है प्रमिला गौड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मंदिरा बेदी को। और क्या उद्देश्य रहने वाला है? खेलों में अधिक से अधिक महिला भागीदारी को बढ़ावा देने या प्रेरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में 16वें इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन यानी कि IGDC का आयोजन कहां किया गया है? ए है हैदराबाद, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है कोलकाता। तो 16वें इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन की बात की जाए तो इसके आयोजन की तो कहां किया गया है? हैदराबाद में। आयोजन की बात करें, गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि GDAI द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और क्या उद्देश्य रहने वाला इसका? गेमिंग में रुझानों, चुनौतियों और नवाचारों की खोज करना ही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहां किया गया है? 43वें नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ए है नई दिल्ली, बी है जयपुर, सी है भोपाल और डी है गांधीनगर। तो कहां किया गया था? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की बात की जाए तो इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो हॉल है वो हॉल नंबर 6 में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में आर्मड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि अस्फा लागू किया गया है? ए है मेघालय, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में किस राज्य में ये अस्फा लागू किया गया है? वो किस में किया गया है? मणिपुर में। आंतरिक अशांति की वजह से ये लागू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। पहले भी लागू था लेकिन इसके कुछ जिलों में हटा दिया गया था, उसके बाद अब फिर से लगाया गया है। अस्फा की बात करें दोस्तों तो फुल फॉर्म की तो आर्मड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी के बाद अस्फा बना था। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में अस्फा लगाया गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये लागू है, यानी कि मणिपुर में भी लागू था लेकिन अभी वहां पर आंतरिक अशांति की वजह से फिर से एक बार 5 जिलों में ये दोबारा से लगा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है गांधीनगर और डी है नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जो होगा वो 25 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बार इसकी जो विषय है वो क्या रहने वाला है? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का आधार है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का विषय रहने वाला है। कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में 25 से 30 नवंबर के बीच भारत मंडपम में। क्लियर है? आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है विवेक अग्निहोत्री, बी है सामंथा हार्वे, सी ऑप्शन है डगलस स्टुअर्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुकर पुरस्कार की बात करें तो सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश लेखिका हैं ये सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास कौन सा है? ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ये। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक है, पहली अंतरिक्ष पुस्तक है ये। और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों के माध्यम से पृथ्वी की खोज करती है, जो प्रतिदिन 16 सूर्योदय और 16 ही सूर्यास्त देखते हैं। यह पुस्तक है ऑर्बिटल। इसके लेखिका है सामंथा हार्वे जो कि ब्रिटिश लेखिका है। इनको बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित
किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया अवार्ड से सम्मानित किया है? ए है ब्राजील, बी है नाइजीरिया, सी है युगांडा और डी है श्रीलंका। तो किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया ने। अभी मोदी जी नाइजीरिया दौरे पर हैं, तब उनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? ए है केंजर थेल्विग, बी है चिडिमा एडेसिना, सी ऑप्शन है मारिया फर्नांडो बेल्ट्रॉन और डी है सिनिस पलासियोस। तो 73वीं मिस यूनिवर्स की बात की जाए दोस्तों, तो केंजर थेल्विग को ये खिताब मिला है। ठीक है, फर्स्ट रनर अप की बात की जाए तो चिडिमा एडिसिना थी, सेकंड रनर अप कौन थी? मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान थी, और जो 2023 की जो मिस यूनिवर्स थी वो कौन थी? सिनिस पलासियो। तो सिनिस पलासियो ने केंजर थेल्विग को 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब पहनाया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने जीत हासिल की है? ऑप्शन है, ए है 12वीं पास, बी है सिंघम अगेन, सी ऑप्शन है द फेबल और डी है स्त्री। तो 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात की जाए तो भारतीय फिल्म द फेबल ने पुरस्कार जीता है, और इसके निर्देशक की बात की जाए तो राम रेड्डी हैं, और अभिनेता कौन है? मनोज वाजपेयी जी। क्लियर है? आगे देखते हैं, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास, क्या नाम है, सी विजिल 24 का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? भारतीय नौसेना द्वारा जो अभ्यास है सी विजिल 24, उसका कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया है? ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है चौथा और डी है पांचवा संस्करण। तो कौन सा किया है? चौथा संस्करण, 4th नंबर का संस्करण था ये। और भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को परखने के लिए 20 और 21 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर तटीय रक्षा अभ्यास, जिसका नाम क्या है, सी विजिल 24 का चौथा संस्करण चल रहा है, जो कि 20 और 21 2 दिन चलने वाला है। ठीक है, तो चौथा संस्करण है ये, और सी विजिल 24 इसका नाम है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस फोर्स में पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ए है बीएसएफ, बी है सीआईएसएफ, सी है आईटीबीपी और डी है एसएसबी। तो केंद्र सरकार द्वारा भी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है कि सीआईएसएफ में, है ना, सीआईएसएफ में पहली महिला बटालियन बनाई जाएगी। सीआईएसएफ की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी, और वर्तमान में इनके महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी साहब इसके महानिदेशक हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया गया है? ए है पिनाक, बी है धनुष, सी है शक्ति और डी है त्रिशूल। तो डीआरडीओ द्वारा भी सफल परीक्षण किया गया है, वो किसका किया गया है? पिनाक। ये रॉकेट लॉन्चर है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। और क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? इसकी रेंज, सटीकता और स्थिरता आदि की जांच करना, यानी कि जो इसका परीक्षण किया गया था वो इस आधार पर किया गया था, इसकी जो रेंज है इसको बढ़ाया गया है, जो इसका टारगेट है वो सटीकता से लगता है कि नहीं लगता है, और क्या इसकी स्थिरता है, इसके लिए डीआरडीओ ने भी इसका सफल परीक्षण किया गया है और वो सफल हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत व किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है इंडोनेशिया और डी है फ्रांस। तो गरुड़ शक्ति का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। 90 नंबर का संस्करण था दोस्तों, और अब इस बार ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया जा रहा है। और बात की जाए जकार्ता इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है, और राष्ट्रपति कौन है?
प्रोबो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो गरुड़ शक्ति का आयोजन भारत और किसके बीच होता है? इंडोनेशिया के बीच। और ये किस नंबर का संस्करण था? 90वें नंबर का संस्करण था जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। इसकी राजधानी है जकार्ता। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, दिवस से संबंधित सवाल है दोस्तों भी। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? ए है 16 नवंबर, बी है 17 नवंबर, डी है 18 नवंबर और 19 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बात की जाए तो 18 नवंबर। कौन सा संस्करण है ये? 5वां। 2018 से प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है 18 नवंबर को, है ना? 18 नवंबर को 2018 से प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है। तो इस बार ये 5वां संस्करण था। और प्राकृतिक चिकित्सा के संस्थापक की बात की जाए तो अपने महात्मा गांधी जी को भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है। यानी कि प्रतिवर्ष 18 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे, अभी विविध से संबंधित सवाल है सारे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन देशों की यात्रा की है? यानी कि किन देशों की यात्रा पर है नरेंद्र मोदी जी? ए है नाइजीरिया, बी है ब्राजील, सी है गुयाना और डी है उपयुक्त सभी। तो मोदी जी जो हैं वो अभी तीनों देशों की, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, 3 देशों की यात्रा पर है। अभी नाइजीरिया ने तो उनको सर्वोच्च सम्मान भी सम्मानित किया गया था और ब्राजील में G20 की बैठक थी, उसमें ये इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है एस जयशंकर, बी है राजनाथ सिंह जी, सी है अमित शाह जी और डी है नरेंद्र मोदी जी। तो नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन की बात करें दोस्तों तो 15 और 16 नवंबर को वहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। क्या विषय रहा है आपकी बार? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना। जो ये बोडो जनजाति है ये मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है और ये पहले नंबर का है जो कि बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे गुरु घासीराम तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। बताइए, घासीराम तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन करंट का भी बनता है और स्टैटिक जीके का भी बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु घासीराम तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में। और ये भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है। करंट का सवाल बहुत लेटेस्ट है, ये स्टैटिक जीके का भी सवाल परमानेंट बन जाएगा ये। ठीक है, और भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर भी रिजर्व है। इससे पहले भारत के नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और मानस टाइगर रिजर्व असम, इसके बाद में तीसरा बन गया है कौन सा? गुरु घासीराम तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और वैसे बात की जाए तो 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत से लूटी हुई प्राचीन वस्तुएं लौटाई है? ए है चीन, बी है इंग्लैंड, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो किस देश ने भारत से जो प्राचीन वस्तुएं लूटी गई थी वो लौटा दी गई है? अमेरिका। बात की जाए दोस्तों तो लगभग $10 मिलियन की अपनी ये प्राचीन वस्तुएं थी जो कि लगभग 1400 से अधिक ये वस्तुएं थी। ठीक है, ये कलाकृतियां थी जिनको अमेरिका से ने वापस लौटा दी है। और इसके लिए दोस्तों जुलाई 2024 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वो पहला समझौता था, क्या था? पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना। और इसी समझौते के तहत अमेरिका ने भारत में लूटी हुई लगभग $10 मिलियन की और 1400 से अधिक कलाकृतियों को वापस लौटा दिया है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क व रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो किसने? तेलंगाना सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है
उन पर 100% सड़क का टैक्स होता है वो, और रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है वो 100% छूट दे दी है। किस पर? इलेक्ट्रिक वाहनों पर। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने, है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है ओडिशा। तो अभी यूनेस्को ने ओडिशा के लगभग 24 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दे दी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? ए है इटली, बी है यूएई, सी है भारत और डी है फ्रांस। तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जाए दोस्तों तो यूएई ने भी लॉन्च किया है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में G20 बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, ब्राजील, यूएसए और चाइना। तो किसने की है? ब्राजील ने। अभी मोदी जी वहीं पर थे और इसकी बैठक का आयोजन किसने किया था? ब्राजील ने। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मोदी जी को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही नुब्बू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ए है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है असम। तो किस राज्य में है ये? कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित नुब्बू वन्यजीव अभयारण्य को बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से ये अभी चर्चा में थी। और आपको स्टैटिक जीके का भी सवाल बन सकता है कि नुब्बू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये? कर्नाटक में, क्योंकि अभी ये चर्चा में थी। इस वजह से आपका ये करंट का क्वेश्चन भी बनता है और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है? ए है नागालैंड, बी है मणिपुर, सी है असम और डी है मेघालय। तो अभी हाल ही में करीमगंज जो जिला पड़ता है असम का, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्रीभूमि कर दिया गया है। क्लियर है? अंतिम सवाल देखेंगे दोस्तों आज का, हाल ही में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? ए है गुजरात, बी है नई दिल्ली, सी है असम और डी है हरियाणा। तो 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन की बात की जाए दोस्तों तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया था और अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।